पिछली क्लास के अंदर ये पढ़ा था कि अगर एक पार्टिकल को, हमने प्रोजेक्टाइल में ये पढ़ा था कि अगर एक पार्टिकल को हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल के ऊपर थ्रो कर दिया जाए विद सम वेलोसिटी u, ठीक है, हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल के अंदर अगर मैं थ्रो कर दूं किसी पार्टिकल को विद सम वेलोसिटी u, then this particle will follow a curved path. एक curved path ये follow करता हुआ आगे जाएगा, जैसा आपको इस डायग्राम में दिख रहा है। इस डायग्राम में you can clearly see that the particle is following a curved path. और एक curved path क्यों follow कर रहा है? Because of the influence of gravity. मैंने कल ही आपको बताया है कि projectile motion is that type of motion in which the particle undergoes acceleration due to gravity only. क्या यहाँ पर विंड की वजह से कोई एक्सेलरेशन होता है क्या? तो माय आंसर वुड बी नो सर। विंड की वजह से यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, बिकॉज विंड के रेजिस्टेंस को हम यहाँ नेग्लेक्ट कर चुके हैं। ठीक है, विंड की वजह से यहाँ पर कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है, बिकॉज हम यहाँ पर विंड के एक्सेलरेशन को नेग्लेक्ट कर चुके हैं। विंड एक्सेलरेशन इज नेग्लेक्टेड, so that the acceleration which is in the horizontal direction is neglected. एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो है उसको नेग्लेक्ट कर दिया गया है। दैट मींस द पार्टिकल इज ओनली अंडरगोइंग ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन व्हिच इज g is equal to 9.8 meter per second square, which is g is equal to 9.8 meter per second square। ठीक है, ये g की वैल्यू यहाँ पर प्रोवाइडेड है अपन को, कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं। हमसे पूछा जाता है कि सर इसके डेली लाइफ एग्जांपल्स क्या हो सकते हैं, तो वी कैन से दैट एक क्रिकेटर है और वो क्रिकेटर अगर किसी थीटा एंगल पे बॉल को फेंकता है, तो जो थीटा एंगल पे बॉल को फेंक रहा है वो क्या कर रही है, एक पैराबोलिक पाथ, एक कर्व पाथ फॉलो करते हुए आगे पहुंच रही है। ठीक है, तो देयर कैन बी मेनी रियल लाइफ एग्जांपल्स ऑफ दिस। मान लीजिए टैंक है, उस टैंक को अपने गोले को, जो उसका क्या बोलते हैं एमुनेशन है, एमओ है, उस एमओ को क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह उसको फेंकना है टैंक को, ठीक है, फायर करना है। तो वो अपने टर्रेट को, टैंक क्या करता है, अपने टर्रेट को, यहाँ टैंक बनाते हैं अपन, वो अपने टर्रेट को, उसके ऊपर एक टर्रेट लगा होता है एंड इस टर्रेट से वो फायर करता है किसी थीटा एंगल पे और एक कर्व्ड पाथ बनाता हुआ आगे पहुंचता है। तो दिस इज आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन। ये भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, मान लीजिए मैं किसी बहुत ज्यादा हाइट पे खड़ा हूं, ठीक है, आई एम स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर, I'm standing at the top of a tower and from there I have thrown an object horizontally। मैंने एक टावर के ऊपर खड़ा हो गया और वहां से एक ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टली थ्रो किया। ठीक है, I have thrown that object horizontally। हॉरिजॉन्टली थ्रो करने से होता क्या है, हमने सारी की सारी वेलोसिटी इस ऑब्जेक्ट को हॉरिजॉन्टल में प्रोवाइड कर दी, एकदम हॉरिजॉन्टली फेंक दिया। अब जब फेंकते हैं तो ये किस तरीके से मोशन फॉलो करेगा, दिस विल फॉलो ए प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, दिस विल फॉलो ए प्रोजेक्टाइल मोशन लाइक दिस। ठीक है, दिस विल फॉलो ए प्रोजेक्टाइल मोशन। ठीक है, और प्रोजेक्टाइल मोशन कैसे, इस तरीके से कर्व्ड पाथ फॉलो करता हुआ आगे पहुंचेगा। ये इस तरीके से कर्व्ड पाथ फॉलो करता हुआ आगे पहुंचेगा कि आपको दिख रहा है, कि इसके पास सिर्फ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, लेकिन एज इट इज मूविंग इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये धीरे-धीरे नीचे भी आ रहा है, उसकी वेलोसिटी वर्टिकल में भी बढ़ती जा रही है। दिस इज आल्सो प्रोजेक्टाइल। प्रोजेक्टाइल ये भी हो सकता है कि मैंने टॉप ऑफ द टावर से ऑब्जेक्ट को किसी थीटा एंगल पे ऊपर फेंक दिया, तो हो सकता है कुछ इस तरीके का पाथ बनाता हुआ फॉलो करे और नीचे आए, कुछ इस तरीके का पाथ बनाता हुआ फॉलो करेगा तो भी दिस इज आल्सो प्रोजेक्टाइल मोशन ओनली। ठीक है, तो काफी सारे प्रोजेक्टाइल मोशंस हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है, बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल्स बन सकते हैं और आप लोगों ने वन फॉर्म और द अदर जरूर इसको कहीं ना कहीं तो देखा ही होगा। ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सर आप बोलो सर हमने तो ये तो कभी नहीं देखा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा नहीं है, आप लोगों ने जरूर देखा है, कहीं ना कहीं तो देखा ही। ठीक है, तो आप इस चीज का ध्यान रखिए। चलिए, तो ये सिंपल सी बात हो गई कि प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। चलिए, और इसके क्या एग्जांपल्स होते हैं, चलिए ये भी सही है। ठीक है, लेकिन अब इसके बारे में आगे बात करें। प्रोजेक्टाइल मोशन जब भी सवाल आएगा तो सर इसको सॉल्व कैसे करें। सबसे बड़ी दिक्कत वाली बात क्या आती है कि सर हमें इसको सॉल्यूशन कैसे करना है, इसका सॉल्व कैसे करना है वो सीखना है। तो देखिए उसको सॉल्व करना सीखते हैं, ध्यान से समझिए, लॉजिक समझना। सारी चीजें आप जानते हो, सारी चीजें आप वन डायमेंशन मोशन में पढ़ते हुए आए हो, बस उसको यहाँ पर अप्लाई करना है। सारी चीजें आप 1D मोशन में पढ़ते हुए आए हो, यहाँ पर तो बस अपन उसको अप्लाई करना सीख रहे हैं। हम ये करना सीख रहे हैं कि यार जो 1D में किया था उसका वो 2D में एप्लीकेबल है कि नहीं।
अभी तक तो देखा है और आगे भी हो। लेट अस सी। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले एक्स वाई एक्सिस बनाता हूँ। ध्यान से देखना बेटा, बिल्कुल गौर से देखना मैं क्या मेथोडोलॉजी बताने वाला हूँ यहाँ पर, बिकॉज उस मेथोडोलॉजी से आपको ना समझ में आ जाएगा कि हाँ सर प्रोजेक्टाइल जो है उसको सॉल्व करने का तरीका थोड़ा अलग है। तरीका थोड़ा अलग है, तरीका अगर आप सीख गए तो कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं है। अब देखिए क्या कर, ये मैंने ऑब्जेक्ट लिया, यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे फेंक दिया, ये ऑब्जेक्ट गया ऐसे और आया ऐसे। कैसा मोशन? प्रोजेक्टाइल मोशन। अब ध्यान से देखना और गौर फरमाना क्या हो रहा है। जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा, मैंने आपको कंपोनेंट का एक फंडा बताया था। वो कंपोनेंट का फंडा ये था कि सर जब भी किसी वेक्टर की बात करो ना तो उसके दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में उसके इन्फ्लुएंस आ जाता है। इसी चैप्टर की शुरुआत में मैंने आपको बताया कंपोनेंट का फंडा। कंपोनेंट क्या है कि सर जब भी हम किसी भी वेक्टर की बात करें तो एक परपेंडिकुलर डायरेक्शंस के अंदर उस वेक्टर की कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं। ठीक है, कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं। वो इन्फ्लुएंस क्या रहते हैं उसके बारे में बात करते हैं। देखिए सबसे पहले मैं यहां पर बात करता हूं इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के बारे में, विच इज नोन एज द यूएक्स। देखिए ये जो वेलोसिटी है ना, ये थीटा एंगल पे, तो इसका कुछ एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और इसका कुछ एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस पार्टिकल का, दैट विल बी यू कॉस थीटा, एंड इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा दैट विल बी यू साइन थीटा। क्यों साइन थीटा? क्योंकि देखिए जब मैंने कंपोनेंट का आपको एक ही छोटा सा सिस्टम बताया, द स्मॉल सिस्टम इज कि जो भी एंगल है तो उसके साथ आप वेक्टर का कॉस कर दीजिए और आपको कंपोनेंट मिल जाएगा। हम जब हॉरिजॉन्टल देखते हैं तो देखिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से इसका एंगल कितना बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है। तो इसका हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी हो गई, यू कॉस थीटा हो गई। इसकी वर्टिकल डायरेक्शन से एंगल कितना बन रहा है, तो यहां से यहां तक एंगल बनेगा 90 माइनस थीटा। क्या बनेगा? 90 माइनस थीटा। एंड 90 माइनस थीटा बनने पे मैं यहाँ पर जब वैल्यू पुट करता हूँ u cos 90 माइनस थीटा, तो अल्टीमेटली क्या बन जाता है, u sin थीटा बन जाता है। अल्टीमेटली क्या बन जाता है, u sin थीटा बन जाता है। तो इसकी दो वेलोसिटीज मेरे को पता चली, दैट दिस पर्टिकुलर पार्टिकल इज हैविंग टू डिफरेंट वेलोसिटीज, वन इन द हॉरिजॉन्टल एंड अदर वन इन द वर्टिकल। ये दो वेलोसिटीज इसके पास यहाँ पर मौजूद है। सबसे पहली चीज हमने यहाँ पर ये बात की। अब दूसरी चीज हम ये बात करेंगे कि इन वेलोसिटीज का मतलब क्या है। देखिए जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यूएक्स वेलोसिटी, इसको मैं आगे लिख सकता हूं हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी। दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, दिस हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज मेकिंग दिस पार्टिकल टू मूव इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। ठीक है, आगे मूव करवा रहा है। ठीक है, मेकिंग द पार्टिकल टू मूव इन हॉरिजॉन्टली। ठीक है, मेकिंग द पार्टिकल टू मूव हॉरिजॉन्टली। ठीक है, ये पार्टिकल को कैसे मूव करवा रहा है, हॉरिजॉन्टली मूव करवा रहा है, आगे मूव करवा रहा है। ठीक है, जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो क्या करवाती है, तो वर्टिकल वेलोसिटी इसको ऊपर ले जा रही है। बदले में पार्टिकल आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है और फिर वापस नीचे आ रहा है। क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में क्या है मेरे पास, वर्टिकल डायरेक्शन में मेरे पास यहाँ पर है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पर मैं जी लिख देता हूँ। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज यार, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ये समझिए कि जब भी हमें प्रोजेक्टाइल की बात करनी है तो देयर आर टू डिफरेंट वेलोसिटीज। ठीक है, ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। वर्टिकल इसको फ्री फॉल करवाएगा और हॉरिजॉन्टल इसको आगे ले जाएगा। हमसे पूछा जाता है कि सर कौन सा मोशन यहाँ पर यूनिफॉर्म है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला कि वर्टिकल डायरेक्शन वाला। मेरे को डेफिनेशन कौन बता सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन? यू कैन गिव द आंसर कि सर कौन मुझे बता सकता है यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है? और इक्वल इंटरवल हाँ सुमित, सुमित नवल। सर इक्वल इंटरवल्स इन इक्वल टाइम। सर इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल टाइम। वॉइस क्यों नहीं आ रही है सबकी? दोबारा बोलिए बेटा, व्हाट डू यू मीन बाय यूनिफॉर्म मोशन?
अभिवर्धन For equal interval in equal time. ऐसा कैसे होगा? इज इट पॉसिबल? बेटा मेरी वॉइस आप लोगों को क्लियर आ रही है कि एक बार हैंड रेज करके बताओ, क्या मेरी वॉइस क्लियर है सबको? मेरी क्लियर है, तुम लोगों की वॉइस नहीं आ रही है, ऐसा क्यों हो रहा है? मेरी वॉइस क्लियर जा रही है, तुम्हारी वॉइस नहीं आ रही है, हाउ इज इट पॉसिबल? बाकी तो सब कुछ सही है। देखते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं मानता हूँ आप लोगों को आता है। सुमित, अभिवर्धन, मुकुंद, काफी बच्चे आंसर दे रहे थे। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है ऐसा मोशन जिसके अंदर पार्टिकल इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में ट्रैवल करे। If a particle is traveling equal distances in equal intervals of time, then the particle is said to be in uniform motion. ठीक है सर, ये तो बहुत आसान है, हमें पता था पहले से। तो मुझे एक बात बताओ, इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम के लिए एक्सेलरेशन पार्टिकल कितना होना चाहिए? 0। अब एक्सेलरेशन 0 कौन सी डायरेक्शन में है? तो हम बोलेंगे सर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो आप बोलोगे सर ये तो बहुत ही क्लियर हो गया कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन वाला जो मोशन है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। मजेदार बात है बहुत बेटा। क्या मजेदार बात है? मजेदार बात यह है कि सर जब ये हॉरिजॉन्टली चलता है इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करती। सबसे बड़ी मजे की बात, इसकी वेलोसिटी चेंज ही नहीं करती। अब वेलोसिटी चेंज नहीं करती तो एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 है तो हॉरिजॉन्टल वाला जो मोशन है उसमें इसकी वेलोसिटी चेंज नहीं करेगी, तो मोशन कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म कहलाएगा। मोशन कैसा कहलाएगा? यूनिफॉर्म कहलाएगा। The motion will be uniform. Secondly, vertical direction की बात करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन की अगर बात करूं तो देखो पार्टिकल किसमें मैंने बोल दिया? फ्री फॉल में। फ्री फॉल में बोल दिया तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी है। तो यहां पर लिख देते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। किसके इन्फ्लुएंस में? ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में। अरे जब पार्टिकल ऊपर जाएगा तो धरती ही तो नीचे खींचेगी। दैट मींस पार्टिकल इज ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ व्हाट? ग्रेविटी। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो रहा है? पार्टिकल पे कोई एक्सेलरेशन नहीं। बताइए छोटी सी बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? ये याद रखना बहुत जरूरी है बेटा, क्लियर हो जानी चाहिए सबको ये बात। बताइए सभी। यस एवरीवन। यस बेटा, सभी बच्चे बताएंगे फटाफट। बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतर। चलिए, ये तो बात हो गई कि एक्सेलरेशन के साथ क्या हो रहा है, वेलोसिटी के साथ क्या हो रहा है। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में नहीं है, वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है, किस डायरेक्शन में नहीं है, कितनी है, ये अपन ने बात करी। अब एक छोटा सा गौर फरमाते हैं। अगर मान लो मैं पार्टिकल को वर्टिकली अपवर्ड फेंकता हूं, किसी भी पार्टिकल को, कोई भी हो सकता है, मैंने बॉल ली है, मेरे हाथ में पेंसिल है, इसको उठा के फेंक दूं, लेकिन इसको नहीं फेंकूंगा, ये बहुत महंगी है, ठीक है, लेकिन नॉर्मल बॉल को तो फेंका जा सकता है ना। ऐसे उठा के ऊपर फेंक दिया, फेंक दिया, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। ये जब मैं नॉर्मल बॉल को उठा के ऊपर फेंक देता हूं तो ये पहले तो ऊपर जाता है, टॉपमोस्ट पोजीशन पे जाके रुकता है, फिर ये नीचे आता है और ग्राउंड पे आके टकराता है। इस पूरे प्रोसेस में क्या हुआ? इस पूरे प्रोसेस में ये हुआ कि पहले पार्टिकल को मैंने दी यू वेलोसिटी, ये यू वेलोसिटी के कारण ऊपर चलने लगा। जैसे जैसे ऊपर जाता है इसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती है, तो टॉपमोस्ट पॉइंट पे फाइनल वेलोसिटी 0, फिर वापस नीचे आने लगा और फाइनली नीचे आके ग्राउंड पे जब टकराता है तो इसकी टकराने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है। और हमने पढ़ा था 1D मोशन के अंदर कि इफ अ पार्टिकल इज थ्रोन विद यू वेलोसिटी, अगर जो घूम के वापस आएगा तो उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, सेम लेवल पे आने पे उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी। यू वेलोसिटी फेंका, घूम के आएगा वापस, यू वेलोसिटी मिलेगी। कहां पढ़ा था? 1D मोशन में पढ़ा। तो यार
अब यहाँ कुछ बच्चे मुझे बोलते हैं, मुझे बहुत गुस्सा आता है उस चीज पे कि सर टकराने के बाद तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन बेटा जो भी एनालिसिस चल रहा है वो टकराने से पहले चल रहा है। अगर टकराने के बाद बात करूंगा तो नई चीज हो जाएगी ना। वो टकरा गया वो तो नया, वहां पर तो कुछ और हो रहा है, तो कोलिजन हो रहा है, तो वो तो नया फिनोमेना हो गया। हम बात किसकी कर रहे हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी की कर रहे हैं। तो ये फ्री फॉल का केस था, फ्री फॉल में ऐसा होता था। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी को देखा जाए तो वो तो यूनिफॉर्म है, मतलब u cos थीटा जो थी वो u cos थीटा ही रहेगी, ऐसे चलता रहेगा वर्टिकल। इसका मतलब द हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इज नॉट चेंजिंग बट द वर्टिकल वेलोसिटी ऊपर जाएगी डिक्रीज, नीचे आएगी इंक्रीज। तो प्रोजेक्टाइल में क्या हो रहा है बेटा? प्रोजेक्टाइल में क्या हो रहा है उसको समझिए। प्रोजेक्टाइल में क्या हो रहा है? ये हमने फेंका, ये फेंका पार्टिकल को ऐसे, आए हैं ये कितने एंगल? थीटा एंगल। फैक्ट्री कैसा गया? पैराबोलिक। कैसा गया? पैराबोलिक पाथ बनाया। अब देखो यहीं पे वेलोसिटी दिखाऊंगा, मजा आ जाएगा एकदम। हर जगह पे पार्टिकल के पास दो वेलोसिटीज हैं, हॉरिजॉन्टल भी है वर्टिकल भी है। हर जगह पे पार्टिकल के पास हॉरिजॉन्टल वर्टिकल दोनों वेलोसिटी है। तो ये लो हॉरिजॉन्टल वर्टिकल। फिर जब मैं आगे गया, थोड़ा पार्टिकल ऊपर गया तो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी कम हो गई, क्योंकि जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है धरती की वजह से, ग्रेविटी की वजह से उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होने लगती है। तो टॉपमोस्ट पॉइंट पे थोड़ा सा जाते जाते ये वेलोसिटी डिक्रीज हो गई, थोड़ा और ऊपर जाएगा डिक्रीज हो जाएगी, मैक्सिमम पॉइंट पे जब पहुंचेगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। लेकिन उसके बाद ये वापस नीचे आने लगा तो इसकी वेलोसिटी बढ़ने लगी, बढ़ने लगी, और जब ये ग्राउंड से टकराने लगा तो इसकी वर्टिकल वेलोसिटी मैक्सिमम रही। कोई फ्री फॉल में जो चल रहा था, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाता है वेलोसिटी डिक्रीज होती है, जैसे जैसे नीचे आता है पार्टिकल की वेलोसिटी इंक्रीज होती है। वही सेम चीज तो यहां पर अपन ने देखी है। हॉरिजॉन्टली बात करते हैं, देखिए हॉरिजॉन्टली बात करते हैं। हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी का कोई भी मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता। क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल मोशन कैसा है? यूनिफॉर्म है बेटा। कैसा है? यूनिफॉर्म। The horizontal motion is uniform. That's why we can say that the velocity in the horizontal direction does not change. 23. That's why we can say that the velocity in the horizontal direction does not change. तो आई थिंक आपको यहां तक बात समझ में आई होगी कि सर ये एरोस का क्या फंडा है। आप पहले एरो छोटे करते जा रहे थे, फिर एरो बड़े करते जा रहे हो। एरो छोटे इसलिए करता जा रहा हूं क्योंकि इसकी वेलोसिटी शुरुआत में डिक्रीज हो रही है। तो वेलोसिटी डिक्रीज का मतलब क्या हो गया? एरो का साइज छोटा। फिर देखो टॉपमोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वेलोसिटी है ही नहीं, जीरो। तो हम जानते हैं जब फ्री फॉल में टॉप पे पहुंच जाता है पार्टिकल तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है। फिर जैसे जैसे वापस नीचे आ रहा है इसकी वेलोसिटी वापस से वर्टिकल वाली बढ़ रही है, बट डायरेक्शन ऑपोजिट हो चुकी है। फंडा समझे, फंडा समझ गए ना? फिर कुछ नहीं है। अभी नीट का सवाल कराऊंगा एक बहुत बेहतरीन। ठीक है, अभी नीट का सवाल कराऊंगा, तुम्हें लगेगा अरे सर इतना ही होता है, इतना तो मैं आता, आप क्यों पढ़ा? अभी देखो, चलो यहां तक मेरे ख्याल से सबको क्लियर है कि नहीं? यस और नो बताओ फटाफट। फटाफट बताएंगे 11th क्लास स्टूडेंट्स। बहुत ही बेहतरीन बेटा, सभी बताएं यार। क्लास में क्या कर रहे हो? सो रहे हो क्या सारे? सुबह सुबह सो रहे हैं मतलब? बस बेटा जागे, जागो और देखो क्या हो रहा है। चलिए अब इस पे एक नीट का क्वेश्चन करवाता हूं। जो आंसर बता सकेगा अच्छे से बताना, कोई दिक्कत है ही नहीं। इस डायग्राम को यहीं पे छोड़ रहा हूं, ठीक है? ध्यान से देखना। द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल is 2i cap plus 3j cap meter per second. Its final velocity will be, its final velocity on ground will be, इसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें प्रोवाइड कर दी गई है, इसकी फाइनल वेलोसिटी ग्राउंड पे कितनी होगी
वो हमें पता करके बता दें। ए ऑप्शन दे रखा है मेरे को -2i कैप -3j कैप। बी ऑप्शन दे रखा है 2i कैप -3j कैप। सी ऑप्शन दे रखा है -2i कैप +3j कैप। और डी ऑप्शन दे रखा है नन ऑफ दीज। बेटा लॉजिकली सोचे, ऊपर जो चीज पड़ी है उस पर ध्यान से देख के और मुझे बता सकते हो तुम लोग बड़े आराम से। फ्री फॉल का एक फंडा लगेगा, यूनिफॉर्म मोशन का एक फंडा लगेगा। अगर तुम बता दोगे तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ सर यहाँ तक तो क्लियर है। और नहीं भी बता पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यार, नहीं भी बता पाए तो कोई दिक्कत वाली तो बात ही नहीं। देखिए सिंपल चीज, सीधी सी चीज मैं आपको बताता हूं यहाँ पर, जिससे आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। वो सिंपल सी चीज यहाँ पर क्या है, पार्टिकल को मैंने कितनी वेलोसिटी दी, 2i कैप +3j कैप। मतलब 2i कैप का मतलब एक्स एक्सिस में 2 है और वाई एक्सिस में 3 है। टॉप मोस्ट पोजीशन पे वाई एक्सिस में 0 हो जाएगी, एक्स एक्सिस में 2 ही रहेगी। और जब ये वापस ग्राउंड पे आ जाएगा तो एक्स एक्सिस में तो 2 ही रहेगी और वाई एक्सिस में 3 ऑपोजिट हो जाएगी। अब 3 ऑपोजिट होने का मतलब क्या है कि 2i कैप तो ऐसा ही रहा, लेकिन 3j कैप नेगेटिव हो गया। और कौन सा ऑप्शन हो गया करेक्ट? बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट हम सभी लोग जानते हैं भली भांति कि सर फ्री फॉल में जिस वेलोसिटी से ऊपर फेंकता हूं ग्राउंड पे उतनी वेलोसिटी से आता है। तो जब 3 से ऊपर फेंका तो ग्राउंड पे कितनी वेलोसिटी से आएगा? 3 से ही आएगा, लेकिन डायरेक्शन क्या हो जाएगी? ऑपोजिट। हॉरिजॉन्टल वाली वेलोसिटी तो इसकी बदल ही नहीं रही। अभी थोड़ी देर पहले बात की थी, हॉरिजॉन्टल में तो कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होता। एक्सेलरेशन नहीं होता तो वेलोसिटी नहीं चेंज नहीं होती। वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही है तो 2 की 2 ही रह रही है, 2i कैप ही रहेगी। लेकिन 3 जो है वो ऑपोजिट हो चुका है। This question has been asked in your NEET examination. ये NEET examination का क्वेश्चन है, 2019 का क्वेश्चन। बताइए सबको ये चीज क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो एवरीवन फास्ट। चलिए अब आता है प्रोजेक्टाइल में एनालिसिस। एनालिसिस किस चीज का? हाइट का, टाइम का, डिस्टेंस का, स्पीड का। स्पीड निकालेंगे, हाइट निकालेंगे, मैक्सिमम हाइट इसने कितनी ली। देखो यहां से यहां तक ये कुछ मैक्सिमम हाइट अटेन करता है ना, ये मैक्सिमम हाइट इसने कितनी अटेन की, पहले ये निकालेंगे। फिर हम ये निकालेंगे कि यार ये जो शुरुआत से लेके एंड पॉइंट था यहां से यहां तक, इसने कुछ एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर किया है। इस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को हम नाम क्या देते हैं? रेंज, आर से डिनोट करते हैं। सो व्हाट इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल? आप बोलोगे सर रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हिच इट कवर्स इन इट्स टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर करता है ना, उसी को सर हम रेंज कहते हैं। मैं बोलूंगा ठीक, आप भी बोलूंगे ठीक, ठीक है। तो रेंज इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस व्हिच द प्रोजेक्टाइल कवर्स इन इट्स टोटल टाइम। हाइट क्या है? हाइट है जो मैक्सिमम हाइट इसने अटेन की, शुरुआत से टॉप मोस्ट पोजीशन तक फिर वापस नीचे तक जो मैक्सिमम हाइट ही अटेन कर रहा है वो h। ठीक है, सीधी सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत ही नहीं। रेंज हमें पता चल गया, मैक्सिमम हाइट हमें पता चल गई, कोई दिक्कत है ही नहीं इसके अंदर। अब चलते हैं आगे। तो अब यहाँ करते हैं एनालिसिस ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। या एनालिसिस ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब सबके फॉर्मूले निकलेंगे बेटा, एक एक करके सभी के फॉर्मूले निकलेंगे। तो आज एक ही फॉर्मूला निकालेंगे हाइट का फॉर्मूला, बाकी फॉर्मूले कल देखेंगे, लेकिन एनालिसिस आज की क्लास में अपना शुरू हो जाएगा। सी वापस से बनाएंगे प्रोजेक्टाइल। ये बनाया, ये बनाया, ये फेंका, ये गया।
ठीक है, ये गया ऐसे। अब देखिए मैं इसकी मैक्सिमम हाइट निकालूंगा, तुम लोग गौर से देखना क्या हो रहा है। मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए सबसे पहले मैं मान लेता हूं ये थीटा एंगल था, तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होगी u cos थीटा, ऊपर देख चुके हैं। वर्टिकल वेलोसिटी होगी u sin थीटा, ऊपर देख चुके हैं। टॉप मोस्ट पॉइंट की बात करते हैं, एकदम टॉप पे बात करते हैं। ये देखो टॉप पे गए, जब टॉप पे पहुंचे तो इसकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी दिखी, u cos थीटा ही दिखी, लेकिन इसकी वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई, 0। अरे इसकी वर्टिकल फाइनल वेलोसिटी हो गई 0, और इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है वो u sin थीटा के बराबर है। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई हमसे पूछे, सिर्फ और ध्यान से देखना, वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पूछे कि ये ऊंचाई इसने कितनी नाप ली, तो हम बोलेंगे यार जब ये ए से बी जा रहा था ना सर, तो इसकी ऊंचाई जो है इसने वर्टिकल डायरेक्शन में हाइट के बराबर इसने डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये ऊपर h जा चुका है। सिर्फ आई एम टॉकिंग अबाउट दी वर्टिकल डायरेक्शन, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट उसके अलावा कोई भी डिस्प्लेसमेंट है कि नहीं। ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो तो शुरुआत से लेके एंड पॉइंट के बीच में स्ट्रेट लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट होगा। लेकिन मैं इसकी बात नहीं कर रहा, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूं। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कि यार ये वर्टिकल डायरेक्शन में कितना डिस्प्लेसमेंट चलता है। तो मैं यहां पर लिख रहा हूं, देखो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल्ड इन दी वर्टिकल डायरेक्शन। वर्टिकल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा दैट विल बी h। वर्टिकल डायरेक्शन का जो डिस्प्लेसमेंट रहेगा दैट विल बी h, ठीक है। इनिशियल वेलोसिटी इन दी वर्टिकल डायरेक्शन इज u sin थीटा, फाइनल वेलोसिटी इन दी वर्टिकल डायरेक्शन इज 0, एक्सेलरेशन इन द वर्टिकल डायरेक्शन इज g। लेकिन पार्टिकल जा रहा है ऊपर और g लग रहा है नीचे, तो मैं लिखूंगा -g। और मैं थर्ड इक्वेशन यूज करूंगा, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बराबर 2as। v कितना 0, u कितना u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बराबर 2 इंटू जी माइनस में और h। जब सॉल्व करेंगे तो हाइट का फॉर्मूला बन जाता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, एंड दिस इज द फॉर्मूला फॉर height attained by a projectile if it is thrown at a particular angle theta। अगर किसी प्रोजेक्टाइल को हम थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर दें तो वो कितनी हाइट अटेन करेगा, आप इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करिए और आंसर निकाल लीजिए। अरे कितनी वैल्यू अटेन करेगा कितना, तो ऐसे निकाल लेंगे यार, क्या दिक्कत है। आप खुद देखिए ना, वर्टिकल वेलोसिटी इसकी शुरुआत में u sin थीटा थी, फाइनल वेलोसिटी हम जानते हैं टॉप मोस्ट पॉइंट पे वर्टिकल वाली 0 हो जाती है। डिस्प्लेसमेंट h के बराबर आ गया क्योंकि सिर्फ y डायरेक्शन को कंसीडर किया जा रहा है। मैं यहां पर लिख देता हूं, ओनली कंसीडरिंग y डायरेक्शन ओनली। वी आर ओनली कंसीडरिंग y डायरेक्शन, वी आर ओनली कंसीडरिंग y डायरेक्शन, ठीक है, सिंपल सी बात। y डायरेक्शन कंसीडर कर रहे थे, इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, हमने थर्ड इक्वेशन में पुट कर दिया, आंसर निकाल दिया, कोई दिक्कत है ही नहीं। बताइए सबको ये यहां तक क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? यस सर। यस एवरीवन फर्स्ट। सभी लोग बताएं। चलिए ये तो बात हो गई हमारी। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। व्हाट द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? टाइम ऑफ फ्लाइट होता है कैपिटल टी से डिनोट किया जाता है। टाइम ऑफ फ्लाइट होता है व्हिच इज डिनोटेड बाय कैपिटल टी, कि इसको शुरुआत से लेके एंड तक कितना समय लगा, इसको शुरुआत से लेके एंड तक
कितना समय लगा उसी को टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कहा जाता है। देखिए वापस से ऊपर डायग्राम पे चलते हैं। शुरुआत में ये था ए पोजीशन पे, फाइनली ये है सी पोजीशन पे। शुरुआत में ये था ए पोजीशन पे, फाइनली ये है सी पोजीशन पे। जब ये ए से सी पहुंच जाता है तो इसका वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट कितना, वर्टिकल तो 0 है भाई, ये उसी लेवल पे वापस आ गया ना। वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं, ये ऊपर गया और वापस नीचे, मैं हॉरिजॉन्टल बात ही नहीं कर रहा, मैं सिर्फ वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा हूं। तो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट इन दिस इट विल बी 0। तो मैं यहां लिख सकता हूं द वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट फॉर द कंप्लीट प्रोजेक्टाइल मोशन फॉर द होल जर्नी is 0. Initial velocity is u sin theta. टाइम अपन को निकालना है, एक्सेलरेशन y डायरेक्शन में -g. So using the second equation को यूज करेंगे. The equation is s equal to ut plus half at square. So s is 0. This is u sin theta into t minus half into g t square. Solving it, we get u sin theta into t is equal to half g t square. ये t से t गया तो यहां से t की वैल्यू आ गई 2u sin theta अपॉन में g, and this is the formula for total time of flight. ये फॉर्मूला किसका आ गया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट का आ गया। हमने सबसे पहले टोटल हाइट निकाली, फिर हमने टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकाला। टोटल हाइट निकालने के लिए हमने सिर्फ आधे प्रोजेक्टाइल को कंसीडर किया और थर्ड इक्वेशन लगा के आंसर निकाल दिया, क्योंकि वहां पर मुझे डिस्प्लेसमेंट h के बराबर दिखता था। लेकिन जब मैं टोटल हाइट की बात, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट की बात करता हूं, तो फॉर द टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट मैंने देखा शुरुआत से लेके एंड तक इसका प्रोजेक्टाइल के अंदर जो डिस्प्लेसमेंट आता है वो 0 आता है। 0 आता है तो अपन ने वहां पर टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 लिया, सेकंड इक्वेशन पुट किया, आंसर निकाल लिया, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, 2u sin थीटा अपॉन g। बताइए सबको यहाँ तक बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? यस और नो फटाफट रेज हैंड करके बताएं।